फार ईस्ट एशिया के आगे के क्रम में हम लोग अब इसका फिजिकल समझेंगे, जिसमें थोड़ा सा मैंने मैप ड्रॉ किया है। इसकी सहायता से ही थोड़ा सा डिटेल हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। चाइना में फिजिकल भागों में जैसा हमारा भारत है, भारत में भी हम क्या देखते हैं, भारत के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, बहुत सारे प्राकृतिक रीजन पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे फार ईस्ट एशिया के देशों में जैसा हमारे चाइना है, जापान है, कोरिया है, ठीक है ना, इन सभी देशों में यही फिजिकल संरचनाएं पाई जाती हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो हमारा चाइना है, पहले हम स्टार्ट चाइना से ही करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा ये जो देश है फार ईस्ट एशिया का वो चाइना है। और चाइना से स्टार्ट करने में जब हम इसका फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मोटे तौर पे जो देखा गया है वो 47% भूमि पर केवल पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। 41% भूमि पर पठार पाए जाते हैं, 12% भूमि पर मैदान पाए जाते हैं और 16% भूमि जो है वो 500 मीटर से नीचे है, जिसमें आपका समुद्र तटीय भाग, ठीक है ना, और मध्य तट, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें अब अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो घिरा हुआ है चाइना का वो पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको एक हम पर्वतीय प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को और अच्छे से डिटेल समझने के लिए हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? सीढ़ीदार यानी सोपान नुमा दिख रहा है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ स्टेप इसमें बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो सबसे ऊंचा है, सेकंड, थर्ड और ये बिल्कुल प्लेन हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसकी ऊंचाई, अब ये जो हमारा पहला भाग है सबसे ऊंचा, यहाँ पे मैंने लिखा है तिब्बत, इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारा तिब्बत है जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई दिखा रहा है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो सेंट्रल प्लेट्यू यानी पठारी क्षेत्र है, जो कि 1000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रखी गई है। और फिर आता है आपका प्लेन्स, जो कि 1000 मीटर से कम, 500 मीटर और 1000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई दिखाई गई है, ठीक है ना। आपको पता है कि किसी भी भूभाग में सबसे ऊंचा जो भाग होता है वो पर्वतीय होता है, उसके बाद जो भाग आता है यानी मैदान और पर्वत के बीच का जो भाग होता है वो पठारी होता है, और उसके बाद फिर आपका मैदान, और मैदान के बाद आपकी खाइयाँ, बेसिन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो अगर हम भारत की तुलना करें, क्योंकि भारत को आपने डीप पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत में सबसे अधिक क्या है? भारत में सबसे अधिक मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है कि पठारी भाग है? अब आप अपने मन में आंसर दीजिए। अगर आपने डीप स्टडी की है तो आपको इतना तो जानकारी होनी ही चाहिए कि भारत में सबसे अधिक कौन सा भाग है, प्लेन, प्लेट्यू या माउंटेन्स? आप इसका आंसर हमको बताएंगे, ठीक है। लेकिन चाइना में जो सबसे अधिक भाग है वो क्या है? पर्वतीय भाग, 47%, और सबसे ऊंचा यानी चाइना में तिब्बत प्लेटू, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है आपका, ठीक है ना, पामीर घाट और इधर से पूरा लेकर के ये आपका तिब्बत प्लेटू वाला जो भाग है वो सबसे अधिक है। अगर हम ऊंचाई से देखें, मान लीजिए आप एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हो और वहाँ से चाइना को देखा जाए तो चाइना बिल्कुल सीढ़ीदार की संरचना उसमें दिखाई देती है, यानी सबसे ऊपर तिब्बत का प्लेटू और उसके बाद फिर आपका प्लेन और उसके बाद फिर आपका मैदानी भाग। मैदानी क्या आप उसको कहेंगे? प्लेन मैदान नहीं है, थोड़ा सा वो ढलवा है, ठीक है ना। तो इस तरह की भू संरचना हमारे चाइना में देखने को मिलती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सबसे अधिक आपका पश्चिम दिशा में दिखता है। इस मैप में थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिए तो ये जो लाइनिंग है, ये शेड जो है, ये छाया जो है वो पर्वतीय क्षेत्र को दिखाती है, ठीक है। उसके बाद जो डॉट एरिया जो है आपका
वो आपका पठारी क्षेत्र है, जिसमें आपके देखिए लोयस का पठार सबसे इम्पोर्टेंट नाम भी आपने सुना होगा। और इसके बाद केवल जो ये खाली क्षेत्र बच रहे हैं, ये वाला पोर्शन, केवल ये क्षेत्र ऐसा है जिस पर जनसंख्या, खेती, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग धंधे लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा एरिया चाइना के लिए बेकार है, और इसके बावजूद केवल इस क्षेत्र में जो कि रहने के अनुकूल है, भाई मनुष्य कहाँ रहेगा, जहाँ पे उसको खेती की सुविधा होगी, उद्योग धंधे की सुविधा होगी और उसको अनुकूलित वातावरण मिलेगा रहने के लिए, वहीं तो अपना घर बनाएगा कि जाके जंगल में बना लेगा। समुद्र के किनारे का भाग, ये पूरा का पूरा यानी पूर्वी भाग चाइना का जनसंख्या से दबा हुआ, यानी बहुत अधिक घनत्व वाला। यहाँ पे जनसंख्या जो है प्रेजेंट में जो है चाइना की 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पूरा का पूरा ये एरिया, पूर्वी भाग केवल चाइना के काम में आता है, रहने के काम में, उद्योग धंधे के काम में और खेती के काम में, सब कुछ यहीं पे होता है। बाकी का पार्ट कैसा है, बहुत जिसको कहते हैं कि कठिनाई से भरा है, इसलिए इस भाग का यूज़ चाइना में बहुत कम है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा कर, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इसी से रिलेटेड क्लाइमेट चाइना की, एग्रीकल्चर, उद्योग धंधे, सभी कुछ बड़ी डिटेल समझ में आएंगी, क्योंकि आपको अपना माइंड सेटअप कहाँ रखना है, केवल पूर्वी भाग में रखना है। बाकी का सारा भाग चाइना का आपका बहुत अधिक यूज़ में नहीं है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि आपका चाइना का ये पार्ट बहुत कम महत्वपूर्ण, यानी पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग, ठीक है। और ये आपका उत्तरी भाग जो कि मंगोलिया, और ये नीचे का यानी दक्षिणी भाग, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके मेन पर्वतों पर, ठीक है ना। ये जो हमने आपको थोड़ा सा लाइनिंग इस तरह की दिखाई है, ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं मेन, ठीक है। ऊंची ऊंची चोटियाँ जो कि चाइना में पाई जाती हैं। तो चाइना में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो एक श्रृंखला में है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे शो किया है। पामीर की गांठ से 3 पर्वतमालाएं निकलती हैं। पामीर की गांठ, पामीर की गांठ क्या है, आपने नाम सुना होगा। दुनिया की सबसे ऊंची छत कहा जाता है तिब्बत प्लेट्यू, सॉरी, पामीर के पठार को दुनिया की सबसे ऊंची छत कहा जाता है, ठीक है। और ये जो छत है, ये यहाँ से चाइना की तरफ 3 पर्वत श्रेणियाँ, पहली, दूसरी और आपकी ये तीसरी, ये 3 पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि चीन में पूर्व की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी, जिसमें आपको पहली जो है वो हमारी उत्तरी पर्वतमाला, बीच वाली जो कुनलुन श्रेणी है वो मध्य पर्वतमाला, और तीसरी आपकी है दक्षिणी पर्वतमाला, ठीक, 3 भाग में। और इसके पामीर गांठ के पश्चिम में, ठीक है, ये तो पूर्व का हिस्सा हो गया, और ये पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, और ये नीचे सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। एक तरह से आप ये देख रहे होंगे कि पामीर गांठ एक जैसे कोई चीज़ बांध दी जाए, पामीर गांठ इसीलिए इसको कहा ही जाता है कि यहाँ से देखिए कितनी सारी पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 श्रृंखलाएं पामीर नॉट से निकलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है देखने में कि जैसे सारी पर्वत चोटियों को ला करके यहाँ नॉट के रूप में ऐसे बांध दिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए इसको पामीर नॉट कहा जाता है, पामीर की गांठ कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने कई बार पामीर गांठ, तो इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग चाइना में आएंगे। यहाँ से उत्तरी पर्वतमाला जो कि इस तरह से मंगोलिया में चाप के अनुसार ऐसे आई हुई है। मध्य पर्वतमाला बिल्कुल बीचों बीच चाइना की कुनलुन पर्वत श्रेणी से आगे बढ़कर आई है, और दक्षिणी पर्वतमाला ये आपकी हिमालय रेंज आ जाएगी पूरी की पूरी है टोटल, ठीक है ना। तो एक तरह से इसको थोड़ा सा नोट करते चलिएगा कि उत्तरी पर्वतमाला पश्चिम में पामीर की गांठ से उत्तरी भाग में मंचूरिया तक फैली हुई है, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक है, ये ब्लॉक पे, ठीक है। मध्य पर्वतमाला पामीर की गांठ से पूर्व की तरफ कुनलुन पर्वत श्रेणी से प्रारंभ होती है, जिसमें
आगे अभी हम आपको और डिटेल अगला मैप जो देंगे उसमें आपको और भी जो चोटियाँ हैं उनको अलग अलग दिखाएंगे, जिसमें आपकी शिंगलिंग शान नोट करते जाइएगा। शिंगलिंग शान, कुनलुन शान, नान शान, अल्टाइन शान, ये सारे पर्वत कहाँ तक आएंगे? ये आपके ये यहाँ तक ताइवान तक आ जाते हैं, छिटके छिटके रूप में ये ताइवान तक आ जाएंगे। कहाँ से? पामीर नॉर्थ से। कुनलुन इसकी मेन ब्रांच है और यहीं से अलग अलग क्रम में अलग अलग उसमें इसके राज्यों से होकर के ये ताइवान तक फैले हुए हैं, ठीक है ना। और तीसरी आपकी जो पर्वत श्रेणी है दक्षिणी, वो तिब्बत यहाँ से तिब्बत के पठार से स्टार्ट होकर के हिमालय के रूप में इस पूरे सिरे पर फैली है, जिसका जो विस्तार है वो एक तरह से आप देखिए उत्तर दक्षिण क्रम में हो जाता है, ठीक है ना। उत्तर यहाँ तक उत्तर दक्षिण है, उसके बाद यहाँ से फिर ये पूर्व की तरफ इस तरह से बढ़ जाती है। तो इस तरह से 3 जो श्रेणियाँ हैं पामीर नॉर्थ, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये जल्दी याद नहीं होता है। इसको याद आपको दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा कि पहली कहाँ से कहाँ तक है, दूसरी आपकी कहाँ से कहाँ तक है और तीसरी आपकी किस दिशा और किस में है, ठीक है। और इस पार्ट में आपको मैंने भाग भी शो किए हैं कि ये जो ये वाला पार्ट है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। ये भाग आपका 1000 से 3000 मीटर के आसपास है, जिसमें पठार लोयस का पठार, गोबी का पठार, अभी जब हम पठार आपको पढ़ाएंगे तो वो अलग से एक मैप देंगे, उसमें आपको क्लियर होगा। और उसके बाद ये जो भाग है आपका खाली वाला 1000 मीटर से ये कम का भाग है, ठीक है ना। तो ये सारे भाग आपके 1000 मीटर से कम के हो जाएंगे, जिसमें पूरी की पूरी आबादी चीन की रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत क्लियर इसको करना है। और इसके लिए फिजिकल मैप में हम लोग थोड़ा कलरफुल एटलस में भी हम देख लेंगे, जिनके पास हो आप अपने आप से भी देख सकते हैं। और आइए हम लोग एटलस में देखें। अब एटलस में देखिए आप लोग कि ये पूरा आपका ठीक है चाइना है, जिसमें ये जो लाइट पर्पल कलर का है ये आपका तिब्बत प्लेट्यू, और ये जो ब्राउन भाग आपको दिख रहे हैं, ठीक है डार्क ब्राउन, ये आपके टोटल माउंटेन्स रीजन्स हैं, ठीक है ना। और ये ग्रीन एरिया जो आपका है, येलो कलर जो आपका दिख रहा है ये पठारी है, ठीक है। और ये जो ग्रीन आपका एरिया दिख रहा है वो आपका मैदानी भाग है, समतल भाग इनको आप कहेंगे। तो इससे कलर से थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लाइट पर्पल आपके पठारी और ऊंचे भाग, ठीक है, और ये डार्क ब्राउन आपके माउंटेन भाग, पर्वतीय भाग, ये हल्के येलो भाग जो हैं आपके वो पठारी भाग हैं, और हरे भाग आपके जो हैं वो मैदानी भाग हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत अधिक क्लियर नहीं है, और सब मिक्स करके पूरा इसमें साइबेरिया और ये सब दे दिया है आपका, पूर्वी एशिया भी इन्होंने इसी में मिक्स कर दिया है। तो इतना क्लियर मैप हमारे पास नहीं है, और आप लोगों के पास अगर क्लियर होगा एटलस में तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। भूसंरचना के दृष्टिकोण से चीन को 3 भूखंडों में बांटा गया है। चाइना का जो भी पूरा भूखंड है वो बहुत ही प्राचीनतम चट्टानों से बना है, जिसके कारण इन भूखंडों को शील्ड कहा जाता है, ठीक है। शील्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैसिव नाम से भी जानते हैं। शील्ड का मतलब कि जो जमने से बहुत कठोर हो गया, ठीक है, तो उसको शील्ड नाम दिया जाता है। और शील्ड या मैसिव ये नोट कर सकते हैं आप, शील्ड या मैसिव। तो चाइना के जो मेन तीनों पार्ट हैं 3 भूखंडों से जुड़कर बना हुआ है, ये 3 इस प्रकार से हैं। पहला कैथेशिया शील्ड, ये देखिए कैथेशिया शील्ड या कैथेशिया मैसिव भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा आपका गोबिया शील्ड, गोबिया मैसिव कह सकते हैं। और तीसरा विष्णोविया शील्ड, ठीक है, या विष्णोविया आप मैसिव इसको कह सकते हैं। अब ये है कहाँ पर, तीनों की लोकेशन हम देख लें तो हमारा जो पहला पार्ट है कैथेशिया शील्ड, वो देखिए इधर चाइना के पूर्वी भाग में, चाइना के पूर्वी भाग में जापान और आपका चीन के बीच का जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, इसमें जो द्वीप पाए जाते हैं वो पूरा का पूरा इस शील्ड पर बना हुआ था, ठीक है। इसलिए इस पूरे पार्ट को यहाँ तक कि ताइवान तक ये पूरा पार्ट हमारा क्या था, कैथेशिया शील्ड, ठीक है, जो कि सबसे नीचा पार्ट है, सबसे नीचा। उसके बाद आपका गोबिया शील्ड, गोबिया शील्ड आपका मंगोलिया में पाया जाता है, और उसके दक्षिण यानी नीचे की तरफ, यानी चाइना का जो मध्यवर्ती भाग है
उसमें आपके ये गोबिया शील्ड वाले पार्ट या इस भूखंड का निर्माण हुआ था। ठीक, उसके बाद लास्ट में आपका विष्णोविया शील्ड यानी सबसे ऊंचा। आप इधर से शुरू करें तो सबसे नीचा, मध्यम और सबसे ऊंचा, यानी तिब्बत वाला जो भाग है पठारी वो विष्णोविया शील्ड के अंतर्गत बना था। ठीक है, ये विष्णोविया शील्ड के अंतर्गत आपका पूरा ये पश्चिमी भाग जो है वो विष्णोविया शील्ड के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भूसंरचना की दृष्टि से तीनों भाग बने हुए थे। उसके बाद फिर इसमें पर्वतों, पठारों और मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, पहले 3 पार्ट के रूप में आपस में जमे और उसके बाद फिर इनमें पर्वतों, पठारों और नदियों का, इसमें मैदानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया।